अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। यहां पर जो हम कंपाउंड्स लेंगे कैल्शियम के, एक तो होगा हमारा ये क्विकलाइन CaO जिसे हम चूना बोलते हैं, दूसरा होगा हमारे पास स्लैग्डलाइन बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस, काफी क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड। ओके, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। और सबसे फर्स्ट है क्विक लाइन, बर्न्ट लाइन या इसी को बोलते हैं चूना। जो पोतने वाली कलई आती है ना, वो CaO ही होती है। इसकी प्रिपरेशन की जाती है लाइमस्टोन से। ओके, ये है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मिलता है नेचुरली, इसको जब हीटेड किया जाता है तब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर हो जाती है और इस तरह से हमें चूना पत्थर से चूना मिल जाता है CaO। प्रॉपर्टीज में आ जाए तो व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड है, आपने देखा होगा चूना बिल्कुल व्हाइट रंग का होता है, अमॉर्फस सॉलिड है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। अगर आप इसे एटमॉस्फेयर में खुला रख दें CaO और H2O तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए एक अच्छा मॉइस्चर एब्जॉर्बर भी है। इसके अलावा CO2 को एब्जॉर्ब करके CaCO3 बना लेता है। ओके, नेक्स्ट होता है एडिशन। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा अमाउंट में वाटर मिलाएं चूने में तो आप देखोगे कि चूना टुकड़ों में टूट जाता है। ओके, इसे बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइन। समझ गए ना? तो एडिशन ऑफ लिमिटेड वाटर ब्रेक्स द लम्प्स ऑफ लाइन, दिस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइन। आप चूने में थोड़ा सा पानी डाल के देखोगे टुकड़े टुकड़े में टूटेगा, इसे बोलते हैं चूने का बुझना। समझ गए ना? जब सीमित मात्रा में डालने पर टुकड़ों में टूटता है, इसे चूने का बुझना कहते हैं। इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन से बहुत ज्यादा हीट निकलती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे बोलते हैं स्लैग्ड लाइन। अभी हम इसको अलग से डिटेल में लेंगे। फिर आ जाती है रिएक्शन विद कार्बन। कार्बन के साथ रिएक्शन हो तो अगर कार्बन के साथ इसको हीटेड किया जाता है लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, हम यहाँ पर पूरी रिएक्शन ले रहे हैं, यहाँ पर होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर होता है क्या, इलेक्ट्रिक आर्क, तब ये चेंज हो जाता है CaC2 + CO। ये जो बना इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। समझ गए ना बच्चों? यहाँ पर जो C2 है -2 स्टेट में है और कैल्शियम +2 स्टेट में है। इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखें C ट्रिपल बॉन्ड C-, और इसके साथ में क्या जुड़ा है, Ca2+। इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है। मतलब इसमें जो है एसिटाइड आयन है, एथेनाइड आयन। कैल्शियम कार्बाइड की जब नाइट्रोजन से रिएक्शन होती है तो बनता है CaCN2, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिन। ये फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, क्योंकि जैसे इसकी वाटर से रिएक्शन होती है यूरिया बन जाती है, बाद में यूरिया अमोनिया में और CO2 में चेंज हो जाती है। तो नाइट्रोलिन एक अच्छा फर्टिलाइजर है, क्योंकि वाटर से रिएक्शन होते ही ये यूरिया में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे ही हम जानते हैं कैल्शियम कार्बाइड की जब वाटर से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है बच्चों, एथाइन। बाद में एथाइन को और हायर एल्काइंस में चेंज किया जा सकता है। तो एथाइन बनाने की भी एक मेथड है कैल्शियम कार्बाइड से। और नाइट्रोलिन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक और होता है सोडा लाइम मिक्सचर। सोडा लाइम मिक्सचर में लाइम मतलब CaO और सोडा मतलब NaOH, इन दोनों को मिक्स करके रखा जाता है। इस तरह से रिएक्शन हो जाती है अगर मॉइस्चर मिल जाए तो। इसलिए बेस्ट मॉइस्चर एब्जॉर्बर भी होता है। जब आपने देखा होगा सोडा लाइम मेथड में कि जब हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो हमें मिलता है एल्केन, वहां पर भी इसका यूज होता है। तो यहाँ पर जो CaO है इसका वर्क होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। ओके, तो इस तरह से ये एक अच्छा गुड एब्जॉर्बर है फॉर डिफरेंट गैसेस। अब हम आ जाते हैं बेसिक नेचर। तो ये जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये CaO और SiO2 जो है एसिडिक ऑक्साइड है, तो कैल्शियम सिलिकेट बना रहा है। ऐसे ही एसिडिक ऑक्साइड फास्फोरस पेंटॉक्साइड P4O10 और कैल्शियम ऑक्साइड तो कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। आपने देखा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को या कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में लिया जाता है किसकी मेटलर्जी में, आयरन की मेटलर्जी में। वहां पर ये एक फ्लक्स की तरह वर्क करता है और जो एसिडिक इंप्योरिटीज होती हैं उनके साथ क्या बना देता है, ये एक स्लैग बनाता है धातुमल, जो कि बाहर
जो है एक पिघली हुई मेटल, जो मोल्टन मेटल है उसकी सरफेस पर ये लिक्विड स्टेट में मिल जाता है। तो ये है लाइम स्टोन्स, जिसके बारे में बर्न्ट लाइम या चूना के बारे में। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसकी ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ CaO, कहां-कहां यूज होता है। तो देखो आप देखोगे सीमेंट इंडस्ट्री में चूना पत्थर यूज होता है, तो ये एक प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट का एक प्राइमरी, सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी का होता है, तो सीमेंट निर्माण का प्राथमिक कच्चा पदार्थ है। ओके, एक चीज। दूसरा है इट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कली, सबसे सस्ता क्षार यही है, मतलब चूना जो है सबसे सस्ता चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कली है। यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, आप देखते हैं सॉल्वे प्रोसेस में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है, समझ गए ना, जहां पर CO बनता है और CO2 से इसी से इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा कास्टिक सोडा के में डाई स्टफ्स हैं, डाई से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं उनकी फॉर्मेशन में आता है। इसके अलावा आपने देखा होगा डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड्स के फॉर्म में यूज होता है। जब हमें कोई घाव हो जाए, चोट लग जाती है, तो हम चूना लगाते हैं, तो ये एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट भी है और जर्मिसाइड्स भी है, ठीक है, एग्रीकल्चर में यूज होता है। इसके अलावा यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शर्करा के शोधन में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इसके कैल्शियम ऑक्साइड के, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो है स्लैकिंग ऑफ लाइम, जो अभी मैंने आपको बताया कि चूना को अगर हम पानी में रखेंगे तो ये रिएक्शन होती है CaO + H2O और ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हीट निकलती है जब आप पानी में चूना डालते हैं तो पानी उबलने लगता है। रीजन है इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट निकलती है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, फिर हम आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज में। पहला है व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड पाउडर। आपने देखा होगा चूना अगर पिसा हुआ हो तो व्हाइट अमॉर्फस पाउडर होता है, रंगीन क्रिस्टलीन एक्रिस्टलीय ठोस। स्पैरेंगली सॉल्युबल इन वाटर, जल में अल्प विलेय। जब इसका एक क्लियर एक्वस सॉल्यूशन बनता है तो उसको बोला जाता है लाइम वाटर। जो आप देखोगे यूज्ड होता है कार्बोनेट ग्रुप, जो एसिडिक रेडिकल्स हैं उनमें कार्बोनेट के डिटेक्शन में किया जाता है इसका लाइम वाटर का यूज। अभी मैं इसकी एक रिएक्शन बताता हूं। और सस्पेंशन विद वाटर, और जब पानी के साथ इसका एक निलंबन सस्पेंशन बनता है, चूने को जब हम पानी में अच्छी तरह हिला देते हैं तो एक लिक्विड बनता है व्हाइट कलर का, जिसको हम बोलते हैं क्या, मिल्क ऑफ वाटर, क्या सॉरी मिल्क ऑफ लाइम, क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ लाइम। सस्पेंशन जो है वो है मिल्क ऑफ लाइम, और जो डिसॉल्व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर क्लियर सॉल्यूशन वो है लाइम वाटर। दोनों में रहता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, बस ये है कि ये डिसॉल्व पार्ट है वाटर का और ये अनडिसॉल्व है। ओके, इसका यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। आपने देखा वॉश, ठीक है, व्हाइट, और इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग, समझ गए ना। आपने देखा होगा सफेद की पोती जाती है, घर में जो पुताई की जाती है गांव में, आपने देखा होगा व्हाइट वॉशिंग की जाती है। ओके, चूना पोता जाता है, तो इसका स्वच्छ जली विलयन चूने का पानी कहलाता है बच्चों। जबकि निलंबन जो है इसका निस्यंदन वो है मिल्क ऑफ लाइम, जो कि व्हाइट कलर का होता है और जिसका उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, घर में सफेदी पोतने में। अब आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज होता है। आपने देखा, मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोनेट ग्रुप जैसे CO3 प्लस HCl मिलाया, इससे बनेगा क्या, CO2 गैस। CO2 गैस की लिमिटेड अमाउंट को जब चूने पानी में, ये क्या है, लाइम वाटर, तो जब हम पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि मिल्की PPT होता है। ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो जो पूरा सॉल्यूशन है वो मिल्की सा दिखने लगता है। और अगर आप CO2 लगातार पास करते रहें या एक्सेस में पास कर दें तो यही प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या बन जाता है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट वाटर सॉल्युबल है और ऐसे में कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो ये रिएक्शन कार्बोनेट ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में यूज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि
कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 पास करा, मिल्की प्रेसिपिटेट आया, एक्सेस में आपने CO2 पास की तो वो डिसअपीयर हो गया। तो ये किस ग्रुप को बता रहा है? तो ये है कार्बोनेट ग्रुप को और प्रेजेंस ऑफ CO2। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फ्लोरीन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन में CaOH ट्वाइस और क्लोरीन जब पास की जाती है तो ये एक मिक्सचर बनता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बच जाता है। इनकी रिएक्शन से ये जो मिक्सचर बनता है, इस रिएक्शन को मिक्सचर को बोलते हैं कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। समझ गए ना? तो ये है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। कैल्शियम जनरली हम रिएक्शन में ऐसा लिख देते हैं CaCl OCl, एक्चुअली इसमें से एक Cl और इसमें से OCl ये यूज होते हैं। तो 2 मोल ये ले लें या 2 मोल ये ले लें, रहेंगे तो यही। तो इस रिएक्शन में इस तरह से ये रिएक्शन में ये बनता है ब्लीचिंग पाउडर। अब हम आ जाते हैं यूजेस के बारे में। तो देखो यूजेस में एक तो यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल, मोर्टार बनाने में। आपने देखा होगा चूना पत्थर या चूना होता है और रेत होती है और पानी, तीनों को मिला के और मोर्टार बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गारा। पहले जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती थी उनमें ईंटों को जोड़ने के लिए इसी का यूज होता था क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन से एक मिक्सचर सिलिकेट जैसा, सीमेंट जैसा केमिकल बनता है जो जम जाता है, उसको बोलते हैं मोर्टार या गारा। तो ये इसी से बनता है। नेक्स्ट है यूज्ड इन द व्हाइट वॉशिंग या व्हाइट वॉश करने में, सफेदी करने में, घर की पुताई सफेद करने में, मेकिंग ग्लास, ब्लीचिंग पाउडर, ओके, इनके मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा ये डिसइंफेक्टेंट भी होता है, कीटाणु जीवाणुनाशी, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शर्करा के शोधन में, और टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर के प्रोटीन को हटाने में, उसको कोएगुलेट करने में। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये और ये रिएक्शन, ओके। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हम लेते हैं और ये है लाइमस्टोन, ये इसी को बोलते हैं मार्बल, चूने का पत्थर, मार्बल या चौक, ठीक है। इसलिए है कैल्शियम कार्बोनेट। जो मार्बल आता है उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। लाइमस्टोन चूने का जो पत्थर है उसमें भी लाइमस्टोन होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और चौक जो आता है नेचुरली अकर्स एज लाइमस्टोन, ये चूना पत्थर के रूप में मिलता है, ओके। अब आती है प्रिपरेशन। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर लैब में बनाना है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर लैब में बनाना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर CO2 गैस पास कर दी जाए, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाता है। इसे छान लिया जाता है और इस तरह से ये एक पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। या फिर कैल्शियम क्लोराइड और वॉशिंग सोडा Na2CO3, समझ गए ना? ये क्या है? वॉशिंग सोडा, इसको लें तो भी कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज। तो देखो कि व्हाइट फ्लफी पाउडर, अगर लैब में आप देखोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट रखा होता है तो बहुत ही चिकना और फ्लफी टाइप का, बहुत ही सॉफ्ट पाउडर होता है, ओके। ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर इनसॉल्युबल है। इसका डिकम्पोजिशन कराया जाए 1200 केल्विन पर, तब ये डिकम्पोज होता है और CO2 गैस को रिड्यूस कर देता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो इस तरह से CO2 गैस रिलीज होती है। तो जब हम लैब में प्रैक्टिकल में कार्बोनेट ग्रुप का टेस्ट करना होता है तो मेनली कैल्शियम कार्बोनेट ही लेते हैं। बहुत ही तेजी से CO2 गैस निकलती है। इस CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, और ज्यादा CO2 पास करते हैं, कलरलेस हो जाता है। इट इज इंडिकेटेड दैट प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट ग्रुप इन सॉल्ट। तो इस तरह से फिर हम आ जाते हैं यूजेस में। तो देखो यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल। आज घरों में सबसे ज्यादा मार्बल यूज होता है बिल्डिंग बनाने में, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। इसके अलावा भवन सामग्री में समझ गए बच्चों, संगमरमर के रूप में मार्बल जिसमें बोलते हैं। प्रेसिपिटेटेड चॉक जो होती है, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट किया जाता है केवल CO3 बचे, तो इसका यूज होता है टूथपेस्ट में। इसके अलावा फेस पाउडर में, फिलर के रूप में। जो फेस पाउडर आता है टैल्कम पाउडर, उसका जो फिलर होता है वो यही होता है मार्बल पिसा हुआ। अवक्षेपित चॉक का उपयोग टूथपेस्ट और फेस पाउडर में, ठीक है। एज अ फ्लक्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, जब हम आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहां देखोगे आयरन का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है ओर से, तो उसमें एक थर्ड कंपोनेंट रिड्यूसर के साथ साथ थर्ड कंपोनेंट कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर मिलाया जाता है।
वहां पर ये किसका वर्क करता है, गालक का। गालक ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि और में जो इम्प्योरिटीज हैं उनसे रिएक्शन करके और एक फ्यूजेबल कंपाउंड बनाते हैं जिसे बोलते हैं स्लैग, धातु मल, तो उसको निकालने में इसका यूज होता है। ये मेनली आयरन ओर में सिलिकेट और फॉस्फेट इनकी जो इम्प्योरिटीज हैं उनको बाहर करता है। इसके अलावा है यूज्ड एज एंटासिड, फिलर ऑफ कॉस्मेटिक्स, तो वही टेल्कम पाउडर में ये फिलर के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। यूज्ड इन पेंट्स, डिस्टेम्पर पेंट्स बनाने में इसका यूज होता है। हाई क्वालिटी के पेपर बनाने में होता है बच्चों। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विक लाइन, स्लैब लाइन, है ना, सीमेंट, वॉशिंग सोडा, ग्लास, ये सारे इनकी प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, ओके। तो इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, ओके, कैल्शियम सल्फेट इनटू 2H2O। प्रिपरेशन में आ जाए तो प्रिपरेशन की जाती है कैल्शियम क्लोराइड पर H2SO4 की रिएक्शन से, तो बनता है CaSO4 और ये है HCl। बाद में ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके और इस तरह से जिप्सम में चेंज होता है। अब प्रॉपर्टीज में देखो, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सफेद क्रिस्टली ठोस होता है, स्पैरेंगली सॉल्युबल इन वाटर, ओके, ये जल में कम विलेय है, अल्प विलेय है, और इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज द टेंपरेचर। टेंपरेचर बढ़ा तो थोड़ा सी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। डिसॉल्व इन अमोनियम सल्फेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल सॉल्ट। अमोनियम सल्फेट में ये डिसॉल्व हो जाता है। रीजन ये है कि ये, और ये किसमें, एक्वस, ध्यान रखें कि एक्वस अमोनियम सल्फेट में, तो ये है CaSO4 जिप्सम, और ये है अमोनियम सल्फेट और वाटर, इनकी मिक्सिंग से बन जाता है डबल सॉल्ट, और ऐसे में ये किसमें सॉल्युबल होता है, अमोनियम सल्फेट में। इसके अलावा है हीट इफेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। 120 डिग्री में जब हम इसे हीटेड करते हैं, कॉपर सल्फेट या जिप्सम जो है, सॉरी कॉपर क्या है, कैल्शियम सल्फेट मींस जिप्सम, तो इस तरह से ये TOP में चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन को हम चाहें तो इस और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, 2CaSO4 into 2H2O 120 डिग्री, तो CaSO4 2 into H2O plus 3H2 मींस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, कुल मिलाकर 2H2O में से हाफ H2O यहाँ, तो 3/2 H2O यहाँ, तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, हम इसको अलग से लिखेंगे। इसी को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दें तो जो वाटर है वो भी टोटल रिमूव हो जाएगा, या हम ये कहें डायरेक्ट इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो वाटर रिमूव हो जाएगा, या प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी इतना हीट कर दो तो ये एनहाइड्रस बन जाएगा। ये क्या बन गया, एनहाइड्रस फॉर्म, इसको बोलते हैं ब्रंट प्लास्टर, जला हुआ प्लास्टर, ओके। और एक होता है और ज्यादा स्ट्रांगली हीटेड कर दें इस टेंपरेचर से कहीं ज्यादा टेंपरेचर में, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में फाइनली चेंज हो जाएगा, SO2 और O2 बाहर हो जाएंगे, तो ये हीट इफेक्ट आता है। ये प्रिपरेशन मेथड भी है TOP की। इसके अलावा अमोनियम में डिसॉल्व होकर, एक्वस अमोनियम में डिसॉल्व होकर क्या बनाता है, अमोनियम सल्फेट, जिसका यूज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में किया जाता है। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर प्लास्टर ऑफ पेरिस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या हम कहें कि अमोनिया की रिएक्शन से बनता है। इसके अलावा कार्बन के साथ हीटेड कर दिया जाए तो कैल्शियम सल्फाइड में चेंज हो जाता है। तो ये कुल मिला के जो है इसकी रिएक्शंस हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हीट इफेक्ट। अब आता है यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ ये बन रहा है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ चॉक, ठीक है, ब्लैक बोर्ड चॉक जो आती है लिखने वाली, उनकी प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। एनहाइड्रस फॉर्म एज अ ड्राइंग एजेंट, इसका एनहाइड्रस फॉर्म एक शुष्क एजेंट की तरह, शुष्कन एजेंट मतलब ड्राइंग एजेंट, शुष्क किसी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में यूज होता है। तो ये कुछ यूजेस हैं, ओके। तो इसको, इसके अलावा आप देखोगे सीमेंट में भी मिलाया जाता है। सीमेंट में मिलाने का केवल एक ही मकसद होता है कि ये सीमेंट के सेटिंग के टाइम को बढ़ा देता है, मतलब तुरंत पानी मिलाते ही सीमेंट हार्ड ना हो, धीरे धीरे उसकी सेटिंग चले, इसके लिए मिलाया जाता है क्या, जिप्सम। तो यहाँ तक आप नोट करें।
देखो बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब होता है आधा, तो इसका फॉर्मूला होगा CaSO4 into half H2O। ओके, हेमी हाइड्रेट है, यह हम इस फॉर्म में लेते हैं, किसको डबल कर दें तो ये कंप्लीट 1 मोल हो जाएगा, तो 2CaSO4 into H2O, ये भी इसी का फॉर्मूला है। प्रिपरेशन में चले जाए तो अभी मैंने आपको बताया था जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाए तो बनता है POP। तो देखो इस रिएक्शन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या 2 से हटा दें तो CaSO4 into 2H2O, तो भी ऐसा ही इसका हाफ फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो ये दोनों सेम ही मेथड है प्रिपरेशन की। अब कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आप ध्यान रखना है कि या तो ये डबल और ये सिंगल, या ये सिंगल तो ये हाफ। ओके, इस तरह से। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी। तो एक तो व्हाइट पाउडर होता है, ओके, जब कभी भी प्लास्टर होता है हड्डियों में तो ये पाउडर देखोगे बिल्कुल व्हाइट चूने जैसा पाउडर दिखता है। अब आता है कि पीओपी में एक प्रॉपर्टी होती है सेटिंग की। जब इसका पेस्ट बना के और किसी सरफेस पर अगर लगा दिया जाए और कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं इसे फिक्स करके समय के लिए स्थिर रखते हैं तो ये जम जाता है एक हार्ड मास में, और ये जो प्रोसेस है इरिवर्सिबल है और एक्सोथर्मिक। यही लिखा है कि इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग टू हार्ड मास। इसमें हार्ड मास में चेंज होने की प्रॉपर्टी होती है सेट होके। when a paste with water is allowed to stand aside for some time। समझ गए बच्चों कि हम इसके पेस्ट को कुछ समय के लिए स्टैंड करके रख दें तो ये क्या हो जाता है, एक हार्ड मास में चेंज हो जाता है। सेटिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड इरिवर्सिबल। एक बार सेट हो गया तो फिर दोबारा उसी फॉर्म में नहीं आएगा, टूट जाएगा, पर पीओपी फिर दोबारा कोई काम का नहीं रह जाएगा, और ये एक्सोथर्मिक है। एंड कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में पूरा होता है। समझे बच्चों कि पीओपी का जब पेस्ट बना के पानी के साथ कुछ समय के लिए रख दें तो इसमें एक सेटिंग प्रॉपर्टी होती है, ये एक हार्ड मास में चेंज हो जाता है, एक पदार्थ में बदल जाता है, कठोर पदार्थ में, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है और अनुत्क्रमणी इरिवर्सिबल होती है। समझ गए ना, 2 पदों में पूर्ण होती है। जैसे ही आपने इसमें पानी मिलाया तो पहले बना CaSO4 into 2H2, जब तक ये सेटिंग स्टेट में रहता है इस तरह से हो जाता है, और फिर इसमें जब ये इसमें चेंज हो जाता है, ओके, तो जब इसकी हार्डिंग होती है, ये है हार्डिंग होती है, कठोरता, तब ये जब हार्ड मास में चेंज हो जाता है तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा जिप्सम, मोनोक्लिनिक फॉर्म में। जिप्सम में मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर होता है और ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में आ गया। जब ये पेस्ट के फॉर्म में रहता है तो ऑर्थोरोमिक फॉर्म में होता है। तो जब आप इसको लगा के सेट कर देते हैं तो इस फॉर्म में, और सूखने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से, और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है और एक्सोथर्मिक। अब आता है इसमें क्वेश्चन आता है कि जो इसकी पीओपी की सेटिंग प्रॉपर्टी है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब उसको कैसे कैटेलाइज्ड किया जा सकता है और कैसे रोका जा सकता है। तो सेटिंग, ठीक है, और पीओपी में भी कैटेलाइज्ड बाय NaCl। NaCl मिला दें तो ये जल्दी सेट हो जाता है। समझ गए बच्चों, ये एक कैटेलाइज्ड करता है सेटिंग प्रोसेस को, और रिटार्डेड रोक देना किसके द्वारा होता है, बोरेक्स एंड एलम। किसके द्वारा, ये बोरेक्स मिला दें या एलम मिला दें तो जो सेटिंग प्रॉपर्टी है पीओपी की वो रुक जाती है, मतलब ये फिर सेट नहीं होता। मींस एलम को या बोरेक्स को मिलाएं तो पीओपी मेक्स द सेटिंग वेरी हार्ड या डिफिकल्ट। समझ गए बच्चों, तो इस तरह से सेटिंग में ये इफेक्ट डालता है। फिर आ जाते हैं पीओपी में NaCl मिलाने पर, तो ये मैंने लिखा है कि पीओपी में NaCl मिलाने पर सेटिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है, अर्थात NaCl द्वारा उत्प्रेरित होती है, जबकि बोरेक्स से एलम मिलाने से प्रोसेस रुकती है, रिटार्डेड हो जाती है। बोरेक्स और एलम इस सेटिंग में प्रोसेस को रोकते हैं। एलम मिलाने से सेटिंग बहुत कठिनता से होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये नोट कर लेना, ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है कि किससे रिटार्डेड होता है और किससे कैटेलाइज्ड होता है। तो कैटेलाइज्ड होता है NaCl से और रिटार्डेड होता है बोरेक्स या एलम से। और हीट इफेक्ट तो अभी हमने जिप्सम में भी देखा था कि इसको अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दें तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा। इसको बोलते हैं डेड प्लास्टर। अब इसमें कोई सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती,
फिर इसमें पानी मिला के पेस्ट भी बनाए तो फिर जमेगा नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम यूजेस में आ जाएं तो सबसे ज्यादा यूज जो है, आपने देखा होगा प्लास्टर जब चढ़ता है, हड्डियां ब्रेक हो जाएं या ठीक है किसी प्रकार से खिसक जाए, तो उनकी सेटिंग में प्लास्टर चढ़ाया जाता है, वो पीओपी का ही होता है। समझ गए बच्चों, इस शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को सेट करने में। मेकिंग कॉस्ट ऑफ स्टैच्यू बनाने में, आपने देखो जितने भी पुतले बने होते हैं वो ज्यादातर किससे बनते हैं? पीओपी से। लार्जेस्ट पीओपी यूज्ड इन बिल्डिंग इंडस्ट्री एज वेल एज प्लास्टर, सबसे ज्यादा प्लास्टर बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, पीओपी की जाती है। घर में जो पुट्टी होती है वो इसी से होती है। समझ गए बच्चों? यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड इन ऑर्नामेंट वर्क, दांत उद्योग में भी होता है, इसके अलावा भूषण उद्योग में भी इसका यूज होता है, चौक बनाने में यूज होता है, ब्लैक बोर्ड चौक बनाने में। इस तरह से इसके यूजेस इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं सीमेंट के बारे में। सीमेंट को डिस्कवर्ड किया गया था 1824 में, और इसको डिस्कवर्ड किया था जोसेफ एस्पिडेन। इसने सीमेंट का पहले नाम दिया था पोर्टलैंड सीमेंट। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही वाज ऑब्जर्व कि लाइमस्टोन, ओके, क्ले और H2O, इन तीनों को मिक्स करके स्ट्रांगली हीटेड किया जाए तो एक स्टोन लाइक मास बनता है। और इसी ये जो स्टोन लाइक मास था, ये किसके रिजेंबल्ड होता है? पोर्टलैंड रॉक्स। पोर्टलैंड में जो रॉक्स थी उनसे मिलता जुलता था, और इसलिए उसने यहाँ पर जो नेम दिया था वो क्या नाम दिया था? पोर्टलैंड सीमेंट। तो सीमेंट को ही पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। समझ गए बच्चों? किसको डिस्कवर्ड किया था? जोसेफ एस्पिडेन ने 1824 में। इन्होंने पाया कि लाइमस्टोन, क्ले और वाटर, इनको स्ट्रांगली हीटेड किया जाए तो एक स्टोन लाइक मास बनता है, जो कि पोर्टलैंड रॉक्स के जैसा दिखता है, और इसलिए उन्होंने नाम दिया था उस समय पोर्टलैंड सीमेंट। इतना सा ध्यान रखना है। अब आते हैं कॉम्पोजिशन। तो देखो बच्चों, जो सीमेंट होता है उसमें जो चूना पत्थर है, लाइम स्टोन, हम इसको क्या बोलेंगे? लाइम स्टोन, CaCO3 के फॉर्म में, और ये होता है 50 से लेके 60% तक। लाइमस्टोन को लाइम के फॉर्म में या लाइम को लाइमस्टोन के फॉर्म में लिया जाता है, और ये होता है 50 से 60%। मतलब कहना चाहिए कि सीमेंट का मैक्सिमम पोर्शन इसी से बना होता है, लाइम से। फिर आता है सिलिका, तो 20 से 25%, जो कि क्ले के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? क्ले के फॉर्म में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड 5 से 10% तक होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड 2.5%, ओके, मैग्नीज ऑक्साइड। और इसके बाद है आयरन ऑक्साइड 1 से 2%, और SO3 1 से 1.2%, और ये 1.2% जो कि जिप्सम के फॉर्म में मिलाते हैं। तो सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो ये है लाइम का, ये लाइम स्टोन। दूसरे नंबर में है सिलिका, तीसरे नंबर में है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब तीनों सबको मिक्स करके और जब सीमेंट बन जाता है, तो ध्यान रखें सीमेंट में ये चीजें होती हैं। सीमेंट कंटेन कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट अप टू 90%। मतलब सीमेंट का 90% कैल्शियम एल्यूमिनेट और सिलिकेट के फॉर्म में होता है। तो ये है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, मतलब ये सीमेंट के अंदर का मिक्सचर है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaO into SiO2 51%, डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaO into SiO2 26%, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO into Al2O3, मतलब SiO2 की जगह Al2O3 11%। तो ये लगभग 88% तो यही हो गया 90 के आसपास का। बाकी होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ये होता है इस तरह से 12%। तो ये जो है सीमेंट के अंदर कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बन जाते हैं जब आप इसको सबको मिक्स करके और सीमेंट बना देते हैं। तो सीमेंट में एक्चुअली वो इस फॉर्म में रहते हैं ये सारे मटेरियल।
एक गुड क्वालिटी सीमेंट के लिए रेशियो बताया गया है कि जो सिलिका और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये रेशियो तो ये होना चाहिए 2.5 से 4, मतलब सिलिका जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से 4 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। और जो चूना पत्थर है CaO, जिसे हम लाइमस्टोन लिख रहे हैं, बल्कि हम यहाँ लाइम लिख रहे हैं तो और ज्यादा इजी हो जाएगा, तो आपको लाइमस्टोन लेना होता है, एक्चुअली उसमें रहता क्या है, लाइम, CaO। ये जब हीट किया जाता है तो ये इसी तरह से चेंज हो जाता है। तो सीमेंट में मेनली क्या रहता है, लाइमस्टोन के फॉर्म में यूज होता है, बट जब हीटेड कर देते हैं तो CO2 निकल जाती है और उसमें बचता है लाइम। तो लाइम का परसेंटेज और इन ऑक्साइड के परसेंटेज का रेशियो ये होना चाहिए, तब एक गुड क्वालिटी का सीमेंट बनता है। अगर ये रेशियो बिगड़ जाए तो सीमेंट की सही सेटिंग पावर नहीं होती। अगर सीमेंट में आयरन ऑक्साइड ना हो तो ये व्हाइट सीमेंट कहलाता है। समझ गए बच्चों, क्या कहलाता है, व्हाइट सीमेंट। तो यहां तक नोट करें। देखो बच्चों, यहां पर थोड़ा सा सॉरी, यहां पर गलती लिखी है मैंने, MgO होता है। ये क्या होता है, MgO, MnO नहीं, MgO। समझ गए ना कि CaO सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, MgO फेरिक ऑक्साइड और SO3, ये है इनका कॉम्पोजिशन। ये है सीमेंट के अंदर के सिलिकेट्स और ये है एक गुड क्वालिटी के सीमेंट में इनका रेशियो। यहां तक नोट करें। और देखो बच्चों, इसको याद करने का फॉर्मूला भी बताया गया है, लाइन SA लसा, फिर M, फिर I और S। लसा मिस मतलब लाइन, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीज ऑक्साइड, आयरन और सिलिका, इससे सल्फर ऑक्साइड। इस तरह से आप इसे याद कर लेना ताकि आपको ये पता रहे कि सीमेंट में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि जो क्ले होता है, काली मिट्टी, समझ गए ना, हल्की काली सी मिट्टी होती है, और लाइम, चूना, इन दोनों को स्ट्रांगली हीटेड किया जाता है। ऐसा करने से दोनों फ्यूज्ड होके और एक केमिकल बनाते हैं या एक मिक्सचर बनाते हैं जिसे बोलते हैं क्लिंकर, सीमेंट क्लिंकर। क्या बोला जाता है इसको, सीमेंट क्लिंकर। इस सीमेंट क्लिंकर में कैल्शियम सिलिकेट, एल्यूमिनेट और फेरेट, जो अभी मैंने आपको बताया वो होते हैं। इस क्लिंकर को फिर क्या किया जाता है, पीस कर और उसमें मिक्स कर दिया जाता है जिप्सम, 2 से 3%। जिप्सम मिलाने का मेन जो एम है वो ये है कि ये जो है कि एडिंग पर्पस ऑफ जिप्सम इज ओनली, आपको ध्यान रखना है कि इज ओनली स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग। सीमेंट में अगर जिप्सम ना मिलाया जाए तो सीमेंट में पानी मिलते ही वो तुरंत सेट हो जाएगी कुछ ही मिनटों में, लेकिन उसमें क्या मिला दें, जिप्सम, तो फिर सीमेंट की सेटिंग लगभग कई घंटों तक बढ़ जाती है। और इसीलिए प्लास्टर में आप देखोगे प्लास्टर सही ढंग से हो जाता है, ठीक है। एंड ये लिखा है, तो द एडिंग पर्पस ऑफ जिप्सम इज ओनली टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द सीमेंट सो दैट गेट अ सफिशिएंटली हार्डेंड, और एक अच्छा हार्डेंड सीमेंट मिलता है, प्लास्टर मिलता है। तो आपको एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि जिप्सम का वर्क क्या है, तो स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ सीमेंट। क्लिंकर क्या होता है, तो क्लिंकर में जब तक जिप्सम नहीं मिला तब तक क्लिंकर होता है, जो कि किसका, कैल्शियम, एल्यूमिनेट, सिलिकेट और फेरेट का मिक्सचर होता है। समझ गए बच्चों कि क्ले और चूने को आपस में मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं, दोनों फ्यूज्ड होकर सीमेंट क्लिंकर बनाते हैं। बाद में इस क्लिंकर को पीसकर इसमें 2 से 3% जिप्सम मिला दिया जाता है। यहाँ पर जिप्सम मिलाने का मुख्य मकसद क्या है, सीमेंट के जमने की क्रिया को धीमा करना, जिससे पर्याप्त कठोरता प्राप्त होती है। अब आता है कि सेटिंग प्रोसेस क्या है। तो देखो, सेटिंग प्रोसेस, जब सीमेंट में पानी मिला दिया जाता है तो हार्ड मास बनता है। ये प्रोसेस एक्चुअली में कैल्शियम के, एल्यूमिनेट, सिलिकेट और फेरेट, इनके हाइड्रेशन की प्रोसेस है, मींस इसमें हाइड्रेशन होता है, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लगभग 2 से 3 डेज लग जाते हैं इसको कंप्लीट होने में।
तो इसलिए हम सीमेंट को लगातार जहां प्लास्टर होता है उसको पानी से ठंडा किया जाता है ताकि ये पर्याप्त हार्डेड मास बन जाए। समझ गए बच्चों कि हार्ड मास इज ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट एंड फेरेट एंड रीअरेंजमेंट। इट इज कंप्लीटेड इन 2 to 3 days एंड इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो सीमेंट के जमने की प्रोसेस को बताना है, ये है हाइड्रेशन और रीअरेंजमेंट। समझ गए बच्चों कि जमने की प्रक्रिया कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट और फेरेट के जल योजन और पुनर्विन्यास की क्रिया है जो 2 या 3 दिन में पूर्ण हो जाती है और ऊष्मा क्षेपी होती है। तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के इंपॉर्टेंस के बारे में। ओके, जो कि क्वेश्चंस बनते रहते हैं। पहला है कि मैग्नीशियम यूज्ड इन एंजाइम दैट यूटिलाइज्ड इन एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर एज अ कोएंजाइम। ध्यान रखें कि जो एटीपी है, एटीपी में जो फॉस्फेट ट्रांसफर प्रोसेस के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसमें मैग्नीशियम एक कोएंजाइम की तरह वर्क करता है। समझ गए बच्चों कि एटीपी में फॉस्फेट को जोड़ने और तोड़ने का काम जो एंजाइम करता है उसमें मैग्नीशियम का यूज होता है। तो एटीपी में फॉस्फेट ट्रांसफर के लिए प्रयुक्त एंजाइम में Mg एक कोएंजाइम होता है। इसके अलावा है प्लांट पिगमेंट, आप देखते हैं क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। अब हम आ जाते हैं कैल्शियम। तो 99% टोटल कैल्शियम का जो पार्ट है वो बोन्स और टीथ में होता है बच्चों। हमारी बोन्स जो है और टीथ हैं उनमें टोटल बॉडी का 99% कैल्शियम होता है। तो हड्डियां और हमारे इसमें यूज होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, ठीक है, इंटरनल न्यूरल ट्रांसमिशन, 2 न्यूरॉन्स के बीच में ट्रांसमिशन का वर्क करता है एसिटोकोलिन में ये। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, सेल मेम्ब्रेन को बनाए रखने में और ब्लड कोएगुलेशन में, ब्लड को जमने में इसका वर्क होता है। समझ गए ना। फिर आता है कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा रेगुलेट अबाउट 100 मिलीग्राम पर लीटर। हमारी बॉडी में इतनी करीब कैल्शियम कंसंट्रेशन होती है और इसको मेंटेन रखने वाले जो एंजाइम्स हैं, सॉरी हार्मोन्स हैं, वो है कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड। ये 2 हार्मोन्स हमारे ब्लड में कैल्शियम को ये रखते हैं फिक्स करके 100 मिलीग्राम पर लीटर। अब ध्यान से सुने कि हमारी बॉडी को पर डे लगभग 400 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारी हड्डियां कोई इनर्ट और ना चेंज होने वाला मैटर नहीं है। हड्डियों से कैल्शियम प्लाज्मा में घुलता रहता है और फिर रीडिपोजिटेड होता रहता है। मतलब हड्डियों में कैल्शियम रेगुलर जरूरत होती है, वो घुलता भी रहता है और जमता भी रहता है। ये 400 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम solubilized and redeposited on bones and from plasma। प्लाज्मा में घुल भी जाता है और प्लाज्मा से हड्डियों में डिपॉजिट होता है लगभग 400 मिलीग्राम पर डे। इसलिए हमें कैल्शियम की जरूरत पर डे होती है। अगर ये कैल्शियम ना जाए तो हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, दर्द होता है। समझ गए ना। Thus bones are not inert and unchanging substance। ध्यान रखें, हड्डियां कोई ना चेंज होने वाला मैटर नहीं है जब तक बॉडी में है। जब तक वो जिंदा है तो हड्डियां घुलती भी रहती हैं, बनती रहती है। समझ गए बच्चों कि प्रतिदिन लगभग 400 मिलीग्राम कैल्शियम प्लाज्मा में घुलता है तथा हड्डियों में पुनः जमता है। अर्थात हड्डियां निष्क्रिय और ना घुलने वाला ऐसा या ना बदलने वाला मैटर नहीं है। इसलिए आता है ऐड कि कैल्शियम 30 के बाद घुलना शुरू हो जाता है। ये सही है बिल्कुल। हमें पर डे कैल्शियम की जरूरत होती है और इसके लिए आप मिल्क रेगुलर लें, आपका कैल्शियम कंप्लीट रहेगा। यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम के मैंने कंपाउंड्स लिख दिए हैं, आप इनके फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लें। एक क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम कैसे मिलती है, मैग्नीशियम धातु कैसे निकाली जाती है। तो ध्यान रखें कि कार्नेलाइड जो फ्यूज्ड कार्नेलाइड है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, तब मैग्नीशियम क्लोराइड में से मैग्नीशियम कैथोड में और Cl2 एनोड में मिलता है। ऐसे ही कैल्शियम मेटल का कैल्शियम क्लोराइड फ्यूज्ड से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा मिलता है। कैल्शियम प्लस क्या हो जाता है Cl2। कैल्शियम कहाँ मिल जाएगा? कैथोड में। तो ध्यान रखें इनके फ्यूज्ड मिक्सचर यूज होते हैं, एक्वस नहीं, क्योंकि एक्वस लेने से
जहां हमें मेटल मिलनी थी वहां पर हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा होता है कि मैग्नीशियम की कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज के बारे में है, जैसे मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉन मेटल और ड्यूरेल्यूमिन। इन तीनों का आप परसेंटेज याद रखें। इनका मेन यूज जो है, ये बहुत हल्की मेटल है और इनका यूज एयरशिप में होता है, इसके अलावा वाटरशिप में भी होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे जो टीथ होते हैं, दांतों में कैविटी कैसे बनती है। तो ध्यान रखें, कैविटी हमारा जो दांत है, एनिमल जो होता है, हमारे दांत का सफेद भाग जो दिखता है वो है हाइड्रोक्सी एपिटाइट। ये क्या है बच्चों? एनिमल। ठीक है, तो एनिमल जो होता है हमारे दांत का ये है। जैसे ही एसिड आता है हमारे मुंह में, एसिडिटी होती है या एसिडिक नेचर आता है, हाइड्रोक्सी एपिटाइट एसिड डिकम्पोज्ड हो जाता है, इसी से दांतों में कैविटी बन जाती है, काले पड़ जाते हैं, घुल जाते हैं। अगर हमें इसे रोकना है तो एक यूज होता है, ठीक है, इसको हाइड्रोक्सी एपिटाइट को किस में बदल दिया जाए? फ्लोर एपिटाइट में। तो सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट इसका यूज किया जाता है, टूथपेस्ट में ये होता है। तो ये फ्लोराइड जो है OH को हटा देता है और इस तरह से बन जाता है फ्लोर एपिटाइट। ये क्या बन गया? फ्लोर एपिटाइट, जो कि एसिड में इनसॉल्युबल है और दांत काफी समय तक मजबूत बने रहते हैं। तो कैविटी रोकना है तो हमें टूथपेस्ट लेना चाहिए, करना चाहिए, और उसमें जो ये होना चाहिए सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, जो कि हाइड्रोक्सी एपिटाइट को फ्लोर एपिटाइट में बदलकर और डीके को रोक देता है। तो ये कुल मिला के ये हो गया बच्चों अपना एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट। ओके, मतलब मैंने जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था एस ब्लॉक में कंप्लीट बताया है। आप पूरे पार्ट को अच्छी तरह से देखें, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। ओके, तो आप इस पूरा पढ़ें। अब हम इसके बाद डी और एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे बच्चों, पी ब्लॉक को हम लास्ट में लेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, नमस्कार।